जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका एसएनटी क्लास में स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स एवं बीकॉम बैंकिंग के सब्जेक्ट के अंतर्गत मनी चैप्टर को जो पढ़ रहे थे, उस चैप्टर के अंतर्गत फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। पुरानी विचारधाराओं के अनुसार पुराने लोग कहावत कैसे थी। मुद्रा के कार्य है चार: मापन, माध्यम, मापक, संचय और आधार। पहले के लोग कहावत कहते थे, तो कहावत आपके सामने लिखी हुई है। मुद्रा के है कार्य चार: माध्यम, मापक, संचय और आधार। Money is the matter of the function for a medium and measure and standard and store। देखिए क्या कर रहा है कि माध्यम मतलब विनिमय के रूप में किसी वस्तु को या सेवा को खरीदने एवं बेचने के लिए जो कार्य करता है, वह कौन करता है? मुद्रा करता है। इसे माध्यम के रूप में है। अगला है मापक, मतलब किसी वस्तु एवं सेवा का मूल्य क्या होना चाहिए, उसको मापने के लिए मुद्रा होता है, दूसरा कार्य है। और तीसरा है संचय, अर्थात मूल्य को संचय करना, मूल्य को रिजर्व के रूप में रखना, ताकि मुद्रा को हम आसानी से लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए तीसरा कार्य बताया गया है। और आधार मतलब विनिमय और साख के आधार के रूप में यह कार्य करता है मुद्रा, इसलिए इसको आधार माना गया, बेस माना गया एक्सचेंज का, विनिमय का। इसीलिए पहले के लोग क्या करते थे? कहावत करते थे, मुद्रा के है कार्य चार: माध्यम, मापक, संचय और आधार। लेकिन आज के भौतिकवादी युग में अगर हमारे मुद्रा के कार्यों को मुख्य रूप से अगर देखा जाए, तो मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा है गौण या सहायक कार्य और तीसरा है आकस्मिक कार्य। इन पहले सबसे एक एक को हम पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं। प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य मतलब जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मुख्य रूप से मुद्रा वह काम करता ही है, ठीक ना। चाहे मुद्रा जिस रूप में ही रहा हो, चाहे आज के आधुनिक युग में कागज की मुद्रा हो, चाहे पहले धातुओं की मुद्रा थी, जो भी मुद्राएं प्रयोग में की गई, उसका उद्देश्य क्या था, वह किस कार्य को करती थी, तो उसे हम प्राथमिक कार्य के रूप में रखते हैं। प्राथमिक कार्य के रूप में मुद्रा के केवल दो कार्य हैं। पहला है विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य के मापन का कार्य। विनिमय का माध्यम क्या है? विनिमय का माध्यम है कि किसी भी वस्तु एवं सेवा को खरीदने एवं बेचने के लिए जो माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाने वाली वस्तु है, वह मुद्रा ही है। मुद्रा के द्वारा ही किसी भी वस्तु एवं सेवा को हम आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। यह इसलिए विनिमय एक्सचेंज का माध्यम है, ठीक। पहला प्राथमिक कार्य। दूसरा कार्य है इसका प्राथमिक कार्य में मूल्य के मापन का कार्य, मतलब किसी वस्तु एवं सेवा का क्या मूल्य होना चाहिए, क्या वैल्यू होना चाहिए, जिससे क्रेता एवं विक्रेता दोनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, असंतोष की भावना न हो दोनों के बीच में। इस असंतोष की भावना को बचने के लिए सही मूल्य का आंकलन जो होता है, मुद्रा के माध्यम से ही होता है। यह काम कौन करता है? मुद्रा ही करता है। इसलिए प्राथमिक कार्य के अंतर्गत मुद्रा के दो कार्य हैं। पहला कौन सा कार्य है? विनिमय का माध्यम है। दूसरा है प्राथमिक मूल्य का मापन का कार्य। पहला क्या है? विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य के मापन का कार्य। आ गया समझ में? दूसरा जो मुद्रा का कार्य है सहायक है, गौण का, जिसको हम सेकेंडरी फंक्शन भी कहते हैं। सेकेंडरी फंक्शन के अंतर्गत मुद्रा के तीन कार्य आते हैं। वो मुद्रा के तीन कार्य कौन कौन से हैं उसे देखें। पहला कार्य है भावी भुगतान का आधार। हमने पढ़ा है कि वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयां आपको बताए थे, भावी भुगतान का में कठिनाई होता था कि मतलब किसी वस्तु या सेवा के बदले में अगर भविष्य में कोई भुगतान करना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता था
कि कितनी राशि का या कितनी वस्तु का भुगतान किया जाए, जिससे क्या करते क्रेता एवं विक्रेता था लेनदार और देनदार दोनों को कोई दिक्कत न हो और दोनों हो संतोष हो सको। ठीक, ये दिक्कत वस्तु विनिमय कठिनाई में आती थी, लेकिन जब वस्तु विनिमय की बात आपकी मुद्रा आई तो मुद्रा भावी भुगतान का आधार बना। ठीक है, मतलब अगर भविष्य में भुगतान करना है तो हमें पता है कि कितने मुद्रा का कितनी राशि हम भविष्य में भुगतान करेंगे कि लेनदार और एवं देनदार दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों संतुष्ट होंगे। ठीक है ना, इसलिए यह भावी भुगतान का आधार सहायक एवं गौण कार्य के अंतर्गत पहला आता है। दूसरा कार्य मूल्य का संचय, रिजर्व ऑफ वैल्यू, वैल्यू को हम रिजर्व कर सकते हैं, मूल्य को, मतलब मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसको हम लंबे समय तक अस्थायी रूप में रख सकते हैं रिजर्व के रूप में। ठीक है ना, तो हम मुद्रा को लंबे समय तक रिजर्व के रूप में रख सकते हैं, संचय करके रख सकते हैं, यह मुद्रा के सहायक कार्य हैं। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयां जब थी तो उसमें मुद्रा को मूल्य जो विनिमय का माध्यम था वस्तुएं, उनको हम लंबे समय तक मूल्य के संचय के रूप में नहीं रख सकते थे, क्योंकि उन्हें रखने की भी दिक्कत थी, क्योंकि वो अधिक स्थान घेरते थे। दूसरी चीज क्या दिक्कत थी कि वे अधिक लंबे समय तक रखने पर खराब हो जाती थी। तो इसीलिए तो मुद्रा का जन्म हुआ। तो जब मुद्रा का जन्म हुआ तो मुद्रा मूल्य के संचय का आधार बना। मुद्रा मूल्य के संचय का आधार बना क्योंकि इसको हम आसानी से लंबे समय तक रिजर्व के रूप में रख सकते हैं। अगला है मूल्य के हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण हमने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों में क्या पढ़ा था? हमने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों में पढ़ा था कि अगर किसी अस्थायी संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो तो उस दशा में मूल्यों का हस्तांतरण करना बहुत कठिन होता था। ठीक ना, तो मुद्रा के आ जाने से मुद्रा ने इस कार्य को सरल बना दिया। मुद्रा के आ जाने से मुद्रा ने इस कार्य को क्या किया? सरल बना दिया। सरल कैसे बना दिया कि हम अब मुद्रा के माध्यम से आसानी से अपने किसी अस्थायी संपत्ति को अपने इच्छित मूल्य के आधार पर बेचकर, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार किसी अन्य जगह पे दूसरी संपत्ति को क्रय कर सकते हैं, जिससे एक संपत्ति को दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान हो गया। किसके माध्यम से? मुद्रा के माध्यम से। ये है मूल्य का हस्तांतरण। अर्थात मुद्रा के सहायक एवं गौण कार्य के अंतर्गत तीन आते हैं। पहला आता है भावी भुगतान का आधार, दूसरा आता है मूल्य का संचय और तीसरा आता है मूल्य का हस्तांतरण। तीसरा मुद्रा के कार्य का जो हम आधार मानते हैं वह आकस्मिक का, मतलब मुद्रा किसी भी राज्य या किसी देश में वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय के रूप में कार्य तो करती है, उसके बाद भी देश के अंदर कुछ अन्य भी काम करती है, जिसे आकस्मिक रूप से कह सकते हैं, अवितरित रूप में कह सकते हैं कि आकस्मिक कार्य है जो उसे करना पड़ता है आवश्यकता अनुसार। तो पहला क्या है? पहला कार्य है सामाजिक आय का वितरण। सामाजिक आय का वितरण का मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो है इस प्रकार की वस्तु के रूप में कार्य करती है जो समाज में समान आय का वितरण करती है। ठीक, अर्थात हर व्यक्ति को एक समान आय प्राप्त करने में मदद करती है। मतलब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा, अपने रोजगार, अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, उस हिसाब से उसे आय मिलती है और वह आय क्या होता है? पूरी, जिससे उसकी आजीविका चलती है। इस तरीके से पूरे देश की अर्थव्यवस्था में आय का समान दशा बनी होती है, इसलिए यह आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आता है सामाजिक आय का वितरण। अगला है साख का आधार। मुद्रा क्या है? साख का आधार है क्रेडिट, बेस ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, जैसे आज के किसी भी देश की मुद्रा, जैसे भारत की मुद्रा के अंतर्गत ही देखें तो हमें क्या लिखता है? किसी भी नोट के ऊपर देखें क्या लिखता है? मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो ये क्या है? एक बेस है ऑफ क्रेडिट है।
मतलब उस कागज के मुद्रा को अगर हम फाड़ के मार्केट में चलाने की कोशिश करें, मार्केट में उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, वास्तविक रूप में उस मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं, उनकी सिग्नेचर और उनकी जो प्रतिज्ञा है, मैं धारक को 500 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये क्या है? क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि आप रिजर्व बैंक पे भरोसा करते हैं, जो देश सरकार की बैंक है, हम उस पे भरोसा करते हैं और इसलिए उसे चलन में लेते हैं, ठीक है ना? इसलिए हम उसे चलन में लेते हैं और इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। इसलिए यह क्या करते हैं, आज की मुद्रा क्या है, साख का आधार है या आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आता है। अगला है अधिकतम संतुष्टि। अधिकतम संतुष्टि मतलब मुद्रा के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी दो वस्तुओं के बीच में तुलना कर सकता है कि किस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए अधिक है या किस वस्तु की उपयोगिता हम कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर भोजन और कपड़े में की तुलना करना हो कि मनुष्य को किस चीज की आवश्यकता है, पहले भोजन की आवश्यकता है कि कपड़े की आवश्यकता है। कपड़ा जैसा है वैसे काम चल सकता है, अगर भूख लगी तो पहले भोजन चाहिए, कपड़े की आवश्यकता नहीं है। तो हमने तुलना किया कि हमें ये वस्तु मतलब जो कपड़ा है, बी वस्तु भोजन है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य हम किस तरह बनाए कि मेरी आवश्यकताएं पूरा हो जाएं, ठीक है ना? ये अधिकतम संतुष्टि की अवधारणा के अंतर्गत आता है। अरे है मेरा आकस्मिक कार्य, मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ये तीन कार आकस्मिक कार के अंतर्गत आते हैं। ये अनिवार्य रूप से हर किताबों में मिलेंगे। एक अन्य कार के रूप में आता है जो कहीं ना कहीं के किताब में, इकोनॉमिक्स की किताब में मिल जाएंगे और भी कहीं मिलेंगे। चौथा है पूंजी की तरलता में वृद्धि। आकस्मिक कार के अंतर्गत ये भी आता है, पूंजी की तरलता में वृद्धि। पूंजी की तरलता की वृद्धि क्या है कि मुद्रा के किसी भी अस्थायी संपत्ति को हम मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है ना? आसानी से किसी भी अस्थायी संपत्ति को या किसी भी संपत्ति को मुद्रा के रूप में बदल सकते हैं। इसलिए यह पूंजी को बढ़ाने में क्या करती है, तरलता मतलब लिक्विडेशन लेके आती है, लिक्विड बनाती है उसे, ठीक है ना? इसलिए अब आकस्मिक कार्य के अंतर्गत चार कार्य हम देखें। कौन कौन? सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार, अधिकतम संतुष्टि और पूंजी की तरलता में वृद्धि। ये आकस्मिक कार्य है। मुद्रा के इन कार्यों को हम कितने भागों में बांटे? मुख्य रूप से तीन भागों में। तीन भागों में से पहला कार्य क्या था? प्राथमिक कार्य था। पहला था विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य के मापन और क्या कहते हैं, गौण एवं सहायक कार्य के अंतर्गत आता है भावी भुगतान का आधार, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। और तीसरा है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य के अंतर्गत चार आते हैं, सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार और अधिकतम संतुष्टि और पूंजी की तरलता में वृद्धि। इसके बाद भी मुद्रा के कुछ और भी कार्य हैं, आइए उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना? इनको आप देख लें एक बार। आइए चलते हैं मुद्रा के जो अन्य कार्य हैं उसके बारे में हम देखते हैं।
मुद्रा के अन्य कार्य, इन तीन कार्यों के अतिरिक्त मुद्रा के जो कार्य है उसको हम देखते हैं। इन सब कार्यों के बाद मुद्रा के जो अन्य कार्य हैं वे हैं विविध कार्य। विविध कार्य,
मुद्रा के इन 3 कार्यों के अतिरिक्त मुद्रा के अन्य 2 कार्य हैं, उन्हें हम देखते हैं। पहला कार्य विविध कार्य, मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शन के अंतर्गत 2 कार्य आते हैं। पहला आता है शोधन क्षमता की गारंटी। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कैंट ये कहते हैं कि मुद्रा समाज में शोधन क्षमता को बनाए रखने की क्या गारंटी है, सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उतने ही मुद्रा का शोधन किया जा सकता है या उतना ही ऋणों का भुगतान किया जा सकता है जितना उसके पास मुद्रा है। जैसे अगर आपने किसी से 10,000 रुपये उधार ले लिया और आपको भुगतान करना है और आपके पास केवल 1,000 रुपये हो, तो क्या आप 10,000 रुपये का भुगतान कर लोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो आप जितना 1,000 रुपया, तो 1,000 ही तो आप दे पाओगे, उधार दे पाओगे किसी को। तो वही कह रहा है कि शोधन क्षमता की गारंटी। मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो सुरक्षा प्रदान करती है, ऋणों की शोधन के लिए अर्थात रिडेम्पशन के लिए क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है कि मनुष्य उतनी मुद्रा का क्या कहते हैं, ऋणों उसी ही मुद्रा को ऋण के रूप में भुगतान कर सकता है जितना उसके पास है। यह मुद्रा का क्या है? विविध कार्य का पहला है। अगला है निर्णय का वाहक। निर्णय का वाहक एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ग्राहम। प्रोफेसर ग्राहम ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या कहते हैं कि मुद्रा निर्णय का वाहक है। मुद्रा क्या है? निर्णय का वाहक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुद्रा के माध्यम से किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र है। मतलब किस वस्तु को उसे खरीदना है, कितनी मात्रा में खरीदना है, इसका निर्धारण मुद्रा के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है, ठीक ना। जैसे अगर मार्केट में हम किसी वस्तु को खरीदने जाएं, मोबाइल ही खरीदने जाएं, ठीक, हमें पसंद आ जाए 40,000 की मोबाइल और मेरे पास केवल 5,000 रुपये ही हो, तो हम 40,000 मोबाइल कहाँ खरीदेंगे? खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि निर्णय मेरा क्या है? निर्णय यहाँ तुरंत यही कहेगा कि मेरे पास उतने की बजट नहीं है जितने की हमें मोबाइल लेना है, ठीक है। एमआई लेना आज के समय में आसान है, लेकिन एमआई भी उतनी ही ली जा सकती है जितनी आपकी कैपेसिटी है शोधन करने की, रिडेम्पशन करने की, ठीक ना। जो पहले कार्य के अंतर्गत आती है कि आपने पहले जितनी मुद्रा कमा रहे हैं, जितनी इनकम, उसी हिसाब से तो रिडेम्पशन करेंगे, ठीक ना। तो इन दोनों चीजों के यहाँ ध्यान में रखना है कि मुद्रा पहले क्या है? शोधन क्षमता को बनाने की गारंटी, अर्थात मनुष्य को या कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति हो, उतनी ही मुद्रा का शोधन कर सकता है, ऋणों का भुगतान कर सकता है जितनी मुद्रा उसके पास है। दूसरा क्या है? निर्णय का वाहक, कि कोई भी व्यक्ति उतनी ही मुद्रा या उतने ही वस्तु को क्रय कर सकता है जितनी मुद्रा उसके पास है, यह मुद्रा के आधार के रूप में रखा जाता है और ये विविध कार्य के अंतर्गत आता है, ठीक। अगला मुद्रा के प्रारंभिक कार्य। मुद्रा के प्रारंभिक कार्य क्या है? एक प्रोफेसर थे, पाल इंजिंग नाम के एक प्रोफेसर थे। उन्होंने मुद्रा के 2 कार्य बताए। उन्होंने पहला कार्य बताया स्थैतिक कार्य और दूसरा बताया प्रारंभिक कार्य, ठीक है। पहले मुद्रा का स्थैतिक कार्य क्या है? मुद्रा के स्थैतिक कार्य के अंतर्गत परंपरागत कार्य को रखा गया है कि मतलब मुद्रा परंपरागत रूप में क्या करती है, ठीक है। मुद्रा परंपरागत रूप में क्या करती है, तकनीकी रूप में क्या करती है, ठीक है, विनिमय का माध्यम के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने का कार्य करती है। मतलब अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर टिकी हुई है किस पे? मुद्रा पे, ठीक है। मुद्रा का तकनीकी कार्य या परंपरागत कार्य के रूप में अगर देखा जाए, वह क्या है? मुद्रा की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने का कार्य, ठीक है। ये है स्थैतिक कार्य के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत और भी आ सकते हैं,
और इसके अंतर्गत सबसे मुख्य रूप से प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्यों को हम रखते हैं। मुद्दा की जो हमने 3 कार्य पढ़े थे, क्या कहते हैं, आकस्मिक कार्य, क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्य, आकस्मिक कार्य और गौण कार्य, सहायक कार्य जिसको कहते हैं। इन तीनों को हम इसके अंतर्गत आते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के निर्धारण में ये तीनों कार्य मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये है आपके स्थैतिक कार्य। और तीसरा है प्रावैंगिक कार्य। प्रावैंगिक कार्य के अंतर्गत है कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मुद्रा को कितनी आवश्यकता है, अर्थात मुद्रा को किस अनुसार रखा जाए जिससे अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे। इस कार्य को हम कहते हैं प्रावैंगिक कार्य, ठीक है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाना, अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाने के लिए मुद्रा जो कार्य करती है वह कराती है प्रावैंगिक कार्य। जैसे मुद्रा स्फीति को नियंत्रण कैसे करना है, ठीक है, मुद्रा संकुचन को कैसे बढ़ाना है, कि कैसे मुद्रा संकुचन को कैसे क्या किया जाए कि मुद्रा संकुचन पे नियंत्रण रखे, ठीक, और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके, अर्थव्यवस्था का विकास हो। या मुद्रा स्फीति बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है तो किस तरीके से क्या किया जाए कि अर्थ मुद्रा को नियंत्रित किया जाए जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की तरह नियंत्रित हो और अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। इस तरीके से के कार्य के अंतर्गत आते हैं प्रावैंगिक कार्य। अरे किसके द्वारा होता है, मुद्रा के द्वारा ही होता है, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का विस्तार करना, ये सारी चीजें क्या है आपके प्रावैंगिक कार्य के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इस तरह से हम मुद्रा के कार्यों के बारे में पढ़े, फंक्शन ऑफ मनी। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगले नए टॉपिक में हम मिलते हैं मुद्रा के प्रकार के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।